विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। तापमान का वितरण पढ़ना है आज हमने। तापमान का वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। मेंस में क्वेश्चन बनेगा, डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे। फिलहाल डायग्राम बना के नहीं समझा रहा हूं मैं, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि कैसा क्वेश्चन बनना है। साथ में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कौन कौन से पॉइंट याद करके उन्हीं को, होता है ना, छोटे छोटे फूलों को गूंथ के क्या एक माला बनानी है, उन पॉइंट्स को याद करना है आपने, ठीक है, अपने मेंस में भी। तो सबसे पहले महासागरों में क्या होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर होता है। महासागर में जो जल का तापमान होगा वो क्या होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। और आपने सुना होगा कि नीचे जाने पर तापमान क्या होता है, कम होता है, मतलब वाटर क्या हो जाता है, बहुत कोल्ड हो जाता है। अब आपने कुछ चीजें याद करनी, जैसे आपके पास क्वेश्चन जो बनेगा वो ताप प्रवणता से बनेगा। एक क्वेश्चन कहां से बनेगा, इसको थर्मोक्लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन, ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन। तो आपने डेफिनेशन देनी है कि वह सीमा क्षेत्र, मतलब कहां पर, महासागरों में, वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है, इतना ही बोलना है आपने। वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है, उस सीमा क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है। अब यह ध्यान रखना कि महासागरों में जहां पर थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता होगी, उसके नीचे पूरे महासागर का लगभग 90% जल क्या होगा, उसके नीचे होगा। 10% जल लगभग क्या होगा, ऊपर होगा। क्या होगा, थर्मोक्लाइन जो लाइन होती है उसके नीचे 90% जल होता है महासागर का, उसके ऊपर लगभग 10% जल होता है। इतना समझ में आ गया। तो पहले एक बार फिर बता दूं डेफिनेशन कि वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है, ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन कहा जाता है। फिर अगली लाइन में, अगला लाइन याद करते हुए चलिए जो मैं बोल रहा हूं, बार बार सुनना है इसको। जब याद हो जाएगा आपको तो मेंस का भी एक आंसर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। थर्मोक्लाइन की डेफिनेशन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गई आपकी। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता यानी थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। किसके नीचे पाया जाता है, थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में तापमान कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक जगह कहीं पर ऐसी होगी जहां पर तापमान क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो जी, अब हम आते हैं मध्य और निम्न अक्षांशों में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, तापमान का वितरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, तापमान का वितरण पढ़ रहे हैं। तो पहले हम मध्य अक्षांशों और निम्न अक्षांशों की बात करते हैं। अब पहले सबसे पहले यह पता होना चाहिए मध्य अक्षांश किसको बोलते हैं, निम्न अक्षांश किसको बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं निम्न अक्षांश, भाई 0 से 90, 0 से 90। निम्न मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्या हो गए, 11, 12, 13, 14, ये क्या निम्न अक्षांश हो गए। मध्य अक्षांश मतलब 45 के आसपास वाला क्षेत्र। मध्य अक्षांश क्या हो गया, 45 के आसपास वाला क्षेत्र। भाई 40 भी आ गया उसमें क्या आ गया, है ना, 50 भी आ गया उसमें। और एक हो गया उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश हो गया ऊपर। ऊपर मतलब जब हम 90 की तरफ जा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं उच्च अक्षांश। जैसे आपका 66.5 डिग्री से ऊपर वाला पार्ट या 66, 66.5, ये जो भी है उच्च अक्षांशों में आते हैं। हम बात कर रहे हैं निम्न अक्षांशों की और मध्य अक्षांशों की। मध्य, अब आप ग्लोब पे समझ पा रहे हो कि मध्य अक्षांश कहां पर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री लैटिट्यूड तक जाते हैं तो उसमें निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश। ऐसे नीचे भी होगा निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश। तो मध्य और निम्न अक्षांशों में महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर, सतह से तली की ओर पर ध्यान देना है। 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझा जा सकता है। 3 परतों वाली प्रणाली। अब परत को समझिए। पहली परत के बारे में बोल रहा हूं। पहली परत जो होती है वो गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है। अच्छा, हम उच्च अक्षांशों की बात क्यों नहीं कर रहे हम यहाँ पर, निम्न और मध्य अक्षांशों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि निम्न अक्षांश और मध्य अक्षांश का सिस्टम अलग होगा। उच्च अक्षांशों में तो ऊपर ही बर्फ जमी रहती है। ऊपर ही क्या होती है, वहां थोड़े आपको महासागर दिखाई देगा। आर्कटिक ओशन में अगर आप जाएंगे तो जमा हुआ है, वो क्या है, कभी अगर मतलब सूर्य उत्तरायण हो गया तब जाके वो क्या होगा, गलेगा, तब जाके थोड़ा बहुत आपको उसमें क्या दिखेंगे, बर्फ के टुकड़े तैरते हुए पानी इस तरह से दिखेगा।
इसीलिए हम सिर्फ अध्ययन जो कर रहे हैं अभी मध्य अक्षांश और निम्न अक्षांशों में कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। पहली परत जो होगी गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है, जो लगभग 500 मीटर, कितना 500 मीटर मोटी होती है। अब माना ये टेबल को मान लीजिए, इस महासागर है, यहां से लेके नीचे 500 मीटर तक जब आप जाएंगे तो ये क्या होगी? पहली परत होगी। और ये कैसी होगी? सबसे ऊपरी परत होगी। और इसका तापमान लगभग कितना होगा? 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना होगा? 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि सूर्य की किरणें जो है ना वो 200 मीटर तक ही अंदर जाती हैं। उसके बाद भाई आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा, रेयर और डेंस मीडियम पढ़ा होगा, या लाइट का भी अगर आपने पढ़ा होगा, तो पानी ऐसा तो है नहीं कि बहुत साफ है समुद्र का। तो 200 मीटर तक जो है सूर्य, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कभी कि सूर्य की किरणें सागर के अंदर कितनी गहराई तक प्रविष्ट होती है, तो आपने बोलना लगभग 200 मीटर। कितनी? 200 मीटर। तो अब जब 200 मीटर तक जाएगी तो उस पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो इस पानी का टेम्परेचर जो सबसे ऊपरी परत है, जो सब लगभग 500 मीटर मोटी है, इसका जो टेम्परेचर होता है 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच होता है। अब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि महासागर की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जो लगभग 500 मीटर होती है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो आपने आंसर यही याद रखना, 20 डिग्री से 25 डिग्री के सेंटीग्रेड के मध्य। लेकिन ये कहां पर होगा? निम्न अक्षांश और मध्य अक्षांशों में। उच्च अक्षांशों में नहीं होगा। उच्च अक्षांशों में ऊपर से ही बर्फ जमनी शुरू हो जाती है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है जी, आगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंध बोलते हैं ट्रॉपिकल, क्या? ट्रॉपिकल। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह परत पूरे वर्ष भर उपस्थित होती है। क्या होती है? पूरे वर्ष भर उपस्थित होती है। क्यों? जो हम ये शब्द बोल रहे हैं ना उष्णकटिबंध, यानी ट्रॉपिक्स के बीच में, किसके बीच में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके अगल बगल थोड़ा बहुत ऊपर भी, थोड़ा बहुत नीचे भी, बट जो ट्रॉपिक वाला रीजन है उसमें ये जो परत होगी ये पूरे साल भर उपस्थित होगी। ठीक है। जबकि मध्य अक्षांशों में, अब मध्य अक्षांश में पहुंच गए हम कहाँ? 45 के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पहुंच गए हम। वहां पर क्या होगा कि जब तो सूर्य उत्तरायण होगा तब तो दिखेगी वो परत, लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो तब नीचे वाले में दिखेगी पर ऊपर वाले में नहीं दिखेगी। समझ में आ रहा है? तो आपने दूसरी लाइन याद रखनी, जबकि मध्य अक्षांशों में यह केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है। कब होती है? और ग्रीष्म ऋतु कब होती है? जब सूर्य उत्तरायण होता है। सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होता है। जब सूर्य उत्तरायण होगा तो हमारे मध्य अक्षांशों में ये परत दिखाई देगी। ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं दिखाई देगी। जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देगी मध्य अक्षांश में, लेकिन ऊपर वाले मध्य अक्षांश में नहीं दिखाई देगी। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी परत पे। दूसरी परत जिसे ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन परत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन परत कहा जाता है। पहली परत के नीचे स्थित होती है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। अब तीव्र गिरावट आती है, ये आपका आंसर होगा, बाकी क्वेश्चन पूछेगा कि थर्मोक्लाइन परत के नीचे जल के तापमान में, सागरीय महासागरीय जल के तापमान में डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स, तब आपने बोलना है तीव्र गिरावट आती है। क्या आती है? तीव्र गिरावट आती है। ठीक है जी। थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक हो सकती है। कितनी? तो 500 मीटर तक सबसे ऊपरी परत, 500 से 1000 मीटर तक दूसरी परत। इसमें तीव्र गिरावट आएगी नीचे जाते जाते। इतना समझ में आ गया? अब आ गई तीसरी परत। महासागर में क्या आ गई? तीसरी परत। तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है। नीचे है तो ठंडी होगी, जब सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा ही नहीं, इवन अंधकार होता है नीचे। 200 मीटर तक तो थोड़ा बहुत दिखाई भी देगा आपको उजाला, इतना भी नहीं दिखाई देगा भाई। 50 मीटर तक ठीक ठाक दिखाई देगा। 100 मीटर में जाएंगे थोड़ा कम होगा, और कम 200 मीटर के बाद तो लगभग फिर नीचे जाओगे तो अंधकारमय है महासागर। क्या है? कभी नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी देखना, तो वहां पे लाइट लगा कर जाते हैं वो सिर पर, देखा है आपने? तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। अब महासागर तो भाई 11-11 किलोमीटर गहरे भी है। मैरिना ट्रेंच है चैलेंजर डीप है पैसिफिक ओशियन में, सुंडा ट्रेंच है ना, प्योर्टो रिको ट्रेंच है आपका अटलांटिक ओशियन में, सुंडा ट्रेंच आपका कहाँ? इंडियन ओशियन में। तो बहुत गहरे 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर गहरे, 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर,
है। तो तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्तों में 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। यहाँ पर जो वृत्त होगा, क्योंकि ऊपर आर्कटिक ओशियन है, इसलिए 66.5 डिग्री को क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब बात चल रही है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों में सतही जल का तापमान, सतही मतलब ऊपर का ही जल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट होता है। इसका मतलब बर्फ से जमा हुआ होता है। वो 66.5 पे आप जाओगे तो पानी के जहाज के आगे कटर लगाने पड़ेंगे बर्फ तोड़ने वाले। अगर सूर्य दक्षिणायन होगा और आप उत्तरायण में मतलब उत्तरी गोलार्ध में जा रहे हो तो 66.5 से आगे कटर लगे होते हैं पानी के जहाजों में। क्या होते हैं? बर्फ को तोड़ने वाले। समझ में आया? इसलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। भाई जिसकी ऊपरी परत ही जमी हुई हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो उसके नीचे में तो आपने पढ़ा कि 500 से नीचे कम होती जाती है। जब ऊपर ही 0 है तो नीचे फिर क्या ही होगा। ठीक है। हाँ, कभी बचपन में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जहाँ बर्फ जमी रहती है सागरों में, उसके नीचे फिर भी मछलियाँ जीवित रहती हैं झीलों में, तो आपने बोलना है कि नीचे के पानी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? इसलिए मछलियाँ, ये बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप, है ना। तो गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है जो सतह से गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। ठंडा ही है बस, ऊपर से लेकर नीचे तक पानी क्या है? ऊपर से नीचे तक ठंडा है। कहाँ पर? आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल। इतना समझ में आ गया। लगभग 100 से 150 मीटर, अब ये थोड़ा अगला पॉइंट बता रहा हूं मैं, लगभग 100 से 150 मीटर की गहराई तक सागरीय जल का तापमान धरातलीय तापमान के लगभग बराबर होता है। क्या होता है? लगभग बराबर होता है। मैंने सीधे बराबर नहीं बोला, मैंने अप्रॉक्सीमेट बोला। लगभग बराबर होता है। लगभग 100 से 150 मीटर की गहराई तक सागरीय जल का तापमान और धरातलीय तापमान लगभग बराबर होता है। 1800 मीटर की गहराई पर, अगला पॉइंट है, 1800 मीटर की गहराई पर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड और लगभग 4000 मीटर की गहराई पर 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। इसका मतलब यह है कि नीचे नीचे जाने पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान, ये प्री का क्वेश्चन बनेगा आपका कि महासागरों के सतह के जल का औसत तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब क्या आंसर दोगी? 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो महासागरों के सतह के जल का औसत तापमान कितना होता है? तो लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। भाई पानी, मैंने आपको कहा नहीं जहाज लेके जाना अटलांटिक ओशन में, पूरा इधर नीचे से ऊपर तक जाना, तो यहाँ से ऊपर जब आप जाओगे ना 0 डिग्री इक्वेटर से, तो कम 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 होता जाएगा। ठीक है। अब ये अलग बात है कि ट्रॉपिक्स पर ज़्यादा होता है टेम्परेचर, उसको नहीं मान के चल रहे हैं हम। क्रमिक रूप से विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। जब अक्षांश बढ़ते चले जाते हैं, मतलब हम पहले 1 से 2, 3, 4, 5, 6 और 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अगर 0 से 1 डिग्री पे आप जा रहे हो तो 111 किलोमीटर आपका जहाज पानी का चलेगा, तब आप 1 डिग्री पे पहुंचोगे। फिर अगला 111 चलोगे, फिर 2 डिग्री पे। तो ऐसे करते करते जब आप उच्च अक्षांशों, मतलब ये थोड़ा और आगे पहुंच जाओगे, तो जो आपकी दर होगी पानी के ठंडे होने की, तो जैसे इस अक्षांश पे आपकी टेम्परेचर माना 10 डिग्री है, तो अगले पे 9.5 डिग्री हो जाएगा। उससे अगले पे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगले पे 8.5, अगले पे, मतलब हर अक्षांश पे 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होगा? डिफरेंस आ जाएगा, कमी आ जाएगी। इतना समझ में आ गया? ठीक। औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री, फिर बता रहा हूं, औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर, 20 डिग्री जो लैटिट्यूड है उस पर लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो 40 डिग्री अक्षांश है आपका, अब ये डिग्री डिग्री में ना गड़बड़ होता है। एक तरफ लैटिट्यूड को बोल रहा है, वो लैटिट्यूड भी डिग्री में होते हैं और टेम्परेचर भी डिग्री सेंटीग्रेड में होता है।
तो मैं ये बोल रहा हूं आपको कि 20 डिग्री अक्षांश पर 20 डिग्री लैटिट्यूड पर टेम्परेचर कितना होता है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री लैटिट्यूड पर अगर आप जाएंगे तो वहां पे 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 16 डिग्री लैटिट्यूड पे जाएंगे तो आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। कितना होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब ध्रुवों के नजदीक जाओगे तो आपको पता ही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ होगी मिली हुई, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों होता है फिर बता दूं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उसमें जमीन ज्यादा है, पानी कम है। सदर्न हेमिस्फीयर जो है वहां पानी ज्यादा है, जमीन कम है। ये स्थलीय गोलार्ध है, ये क्या है? जलीय गोलार्ध है ना। तो जब स्थलों से घिरा हुआ होगा तो वहां के जो सागर होंगे, जो घिरे हुए स्थलों से, वहां का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, बजाय कि किसके? सदर्न हेमिस्फीयर। तो यही लाइन बताना चाह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। समझ में आ गया? कथन कारण में पूछ सकता है यूपीएससी। क्या पूछ सकता है? कि उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। तब आपने कारण में देना है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध स्थलीय गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध जलीय गोलार्ध है। कैसा है? हाँ जी। उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर नहीं होता है। मैंने फिर बताया आपको, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो विषुवत वृत्त पर नहीं होगा। कहां पर होगा? अयनवर्ती रेखाओं पर होगा, थोड़ा इक्वेटर से ऊपर होगा, इक्वेटर से नीचे होगा। जैसे हमने सैलिनिटी पढ़ी थी कि सबसे ज्यादा 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में होती है। वो सैलिनिटी क्यों बढ़ी? इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर, तो लगभग तापमान भी आपको वहीं पर ज्यादा मिलेगा। दक्षिणी गोलार्ध में हमने सैलिनिटी सबसे ज्यादा पढ़ी 10 से 30 डिग्री लैटिट्यूड। इसका मतलब टेम्परेचर जो हमें मिलेगा वो वहीं 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा के आसपास मिलेगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। तो उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर नहीं बल्कि इसके कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः 19 डिग्री सेंटीग्रेड और 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। फिर बता दूं, उत्तरी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान 19 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अलग अलग पढ़िए। फिर दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? और महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये तीनों क्वेश्चन जो है ये प्री के बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? अगर मैं पेपर बनाने वाला होता तो मैं यहां से क्वेश्चन बनाता। क्या करता? ठीक है, ठीक है जी। यह भिन्नता उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में स्थल एवं जल के असमान वितरण के कारण होती है। आपको पता ही है, असमान वितरण है जल का, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, तो क्या असमान वितरण बोलते हैं उसको। ठीक है। अगला, महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है। महासागरों का उच्चतम तापमान, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि महासागरों का उच्चतम तापमान कहां पर होता है, तो आपने बोलना ऊपरी परतों पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें भाई सिर्फ 200 मीटर तक ही जा पाती हैं, और सूर्य की किरणों में ही लाइट भी होती है और हीट भी होती है। तो जो ऊपर के पानी को क्या करता है? वो गर्म करता है। आपको पता होगा, इसीलिए एक नया कंसेप्ट सुना होगा आपने, ओटेक सुना है? ओशनिक थर्मल। देखिए फुल फॉर्म निकालिए। यानी समुद्र के जो जल का जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, कि ऊपर का गर्म और नीचे का ठंडा, उस टेम्परेचर डिफरेंस से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ओटेक की फुल फॉर्म निकालिए, ओशनिक थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। ओटेक सुना है? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये फिर पूछेगा आपसे ओटेक की फुल फॉर्म बताइए। क्या पूछ? कन्वर्जेंट। ठीक है, ओशनिक थर्मल एनर्जी कन्वर्जेंट। फुल किसका एब्रीवेट हुआ? ओटेक कन्वर्जन। ठीक, क्लियर हो गया? आप लोगों ने याद करना। देखो भाई, आप पेपर में जाओगे तो ढंग से देखिए, कोई बोल रहा कन्वर्जेंट, कोई बोल रहा कन्वर्जन, कोई बोल रहा, तो जो सही आंसर है वो बोला करें। बहुत जल्दबाजी मत करें। क्या ना करें? कोई जल्दी नहीं है, जो जल्दी में थे वो चले गए। क्या
पीडब्ल्यूडी का कल मैंने नारा ही बताया था, जो जल्दी में थे वो चले गए, जिन्हें वो 2-2 मिनट में पढ़ना है ना सब कुछ नहीं होना है। चलो जी आगे। तो महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है, क्योंकि वह सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं? क्योंकि वह सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, और यह ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया द्वारा पारेषित होती है। अब यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है? भाई ऊपरी परत है, वो तो डायरेक्ट सन रेज ले रही है, हीट मिल रही है, उसको लाइट मिल रही है, अब नीचे कैसे जाएगी? कौन सी प्रक्रिया होगी? आंसर संवहन। आंसर, अब इस शब्द को याद रखना आपने, तो पूरी लाइन में बोल रहा हूं, यह ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से पारेषित होती है। संवहन की प्रक्रिया से पारेषित होती है। संवहन को इंग्लिश में देख लीजिए क्या बोलते हैं, संवहन, कन्वेक्शन, ठीक है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है, लेकिन तापमान के घटने की यह दर सभी जगह समान नहीं होती है। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है। उसके बाद तापमान के घटने की दर कम हो जाती है। अगर ऐसा होता तो भाई नीचे तो फिर माइनस में होता टेम्परेचर, क्या होता? तो 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है। उसके बाद तापमान के घटने की दर कम होती जाती है। कुछ सागरीय क्षेत्रों में अधिक गहराई पर भी तापमान अधिक होता है। अब फिर ये जो एक्सेप्शनल चीजें होती है ना, ये क्वेश्चन होती हैं लोक सेवा आयोग और यूपीएससी की, कि कुछ सागरीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गहराई पर भी तापमान अधिक होता है। वो क्षेत्र कौन से हैं? तो सारगेसो सी, नाम सुना है? अटलांटिक ओशन में अगर आप जाएंगे, यहां पर आपको सारगेसो सी मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका के दाहिनी तरफ। सारगेसो जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है समुद्री घास। क्या होता है? समुद्री घास। तो एक क्षेत्र ऐसा है जहां घास है जड़ विहीन, जहां से पानी के जहाजों का जाना मना है, क्योंकि उनके जो प्रोपेलर होते हैं वो उसमें घास फंस जाती है और जहाज खराब हो सकते हैं। तो सारगेसो सी याद रहेगा। दूसरा जैसे लाल सागर, लाल सागर बंद सागर है, ठीक है। तीसरा भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, जिसको रूम सागर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूम सागर। क्लियर हो गया? एक बार क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि रूम सागरीय जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है। क्या पूछा? यूपीएससी है वो, है ना, जहां आप सोचना बंद करते हैं वहां से वो सोचना शुरू करती है। उसने कहा रूम सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है। अरे भैया पहले तो यही समझ में नहीं आया रूम होता क्या है। रूम तो हमने कमरा पढ़ा था इंग्लिश में, हिंदी में लिखा हुआ था रूम सागरीय जलवायु। तो भूमध्य सागरीय जलवायु को ही रूम सागरीय जलवायु कहा जाता है। रूम सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के अगल बगल मिलेगी एक तो, पर उसने भूमध्य सागर के अगल बगल के क्षेत्र नहीं दिए। उसने दिया सैन फ्रांसिस्को, पहला ऑप्शन। क्या दिया? सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। दूसरा ऑप्शन उसने दिया चिली के नीचे सेंटियागो, चिली की जो राजधानी सेंटियागो है वो दिया। तीसरा ऑप्शन उसने दिया अफ्रीका में, कहाँ? केप टाउन मेरे ख्याल से। क्या दिया? केप टाउन। चौथा ऑप्शन उसने दिया पर्थ। क्या दिया? पांचवा ऑप्शन उसने दिया एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया में। क्या दिया? अब भाई इतना तो पता था हम लोगों को भी कि पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्रांत है, उसकी राजधानी है। यह भी पता था कि एडिलेड भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, जो कि सदर्न टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया की, उसकी राजधानी है। यह भी पता था कि केप टाउन कहाँ? अफ्रीका में पड़ता है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जब आप डीप स्टडी नहीं करते तो कैसे कंफ्यूज होते हैं। हमने कहा यार सेंटियागो तो चिली की कैपिटल है। क्या है? चिली की कैपिटल है। और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु तो वहां होगी ना जो भूमध्य सागर के अगल बगल होगी। हल्का फुल्का पड़ा था, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, बड़ी अच्छी जलवायु मानी जाती है ना, खट्टे फल होते हैं यहाँ पर। तो अब उम्र रही होगी 21 साल के आसपास, जब दे रहे थे यूपीएससी। होता ना शुरू शुरू में यूपीएससी देने जाना, प्रश्न आ गया
तो लिख दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, जबकि उपयुक्त में से सभी। आंसर क्या होना था? उपयुक्त में से। इसको बोलते हैं यूपीएससी। क्या बोलते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। समझ में आया? तो भूमध्य सागर है भाई, जलवायु खाली भूमध्य सागर के अगल बगल नहीं पाई जाती, सैन फ्रांसिस्को में भी पाई जाती है, सेंटियागो में भी पाई जाती है, आपका केप टाउन में भी पाई जाती है, पर्थ में भी पाई जाती है और एडिलेड में भी पाई जाती है। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, जलवायु जब पढ़ा रहा हूंगा तो वहां पे पढ़ाऊंगा मैं कोपेन और थॉर्नथ्वेट का सारा, ठीक है? वहां पे हर डायग्राम बनाकर कि सवाना तुल्य जलवायु कहाँ पाई जाती है, जिसको सूडान तुल्य जलवायु कहते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो ये ट्रेलर है आगे का, ठीक है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो, तो सार्गेसो सी, लाल सागर, भूमध्य सागर भाई ऐसी जगह हैं जहां पर क्या अधिक गहराई पर भी तापमान अधिक रहता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ऐसे सागरीय क्षेत्रों में गहराई पर भी अधिक तापमान का मुख्य कारण उनके जल का बाहरी सागरीय जल के साथ मिश्रण न हो पाना है। कथन कारण में पूछेगा कि सार्गेसो सी, लाल सागर, भूमध्य सागर में अधिक गहराई पर भी तापमान अधिक रहता है। बिल्कुल ठीक है। कारण में बोलेगा क्योंकि उनके जल का बाहरी सागरीय जल के साथ मिश्रण नहीं हो पाता है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। कितने मिनट का हुआ भाई? 25। ठीक है। अगली चीज पढ़ा दूं या रोक के पढ़ा? काफी है, ठीक है। तो बंद करो।